वालेकुम मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आप देख सकते हो करीब 2 मई से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से अभी भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन आप लोगों से बातचीत करना था, काफ़ी समय से सोच रही थी कि बातचीत करूं कि 2 तारीख से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मैं सही से बात नहीं कर पा रही थी, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं अच्छी तरह से आपसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं है ना, ये भाप है ना पानी का, जो विक्स डालकर, यानी मेरी बेटी तैयबा, आपको तो पता है मैंने हमेशा अपने व्लॉग में कहा है कि तैयबा मेरी फ़िक्र बिल्कुल एक माँ की तरह करती है हमेशा। इतनी ज़्यादा बीमारी से होने के बावजूद उसने बोली नहीं मम्मी आप पहले भाप ले लो नाक में, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, नाक इतनी बंद हो गई थी और अभी भी मेरी आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती क्या क्रिटिकल सिचुएशन से मैं गुज़र रही थी, वो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि सारा जो काम होता है मेरा आवाज़ पर है, यानी टेली कॉलिंग पर बात करना, क्लाइंट से बात करना, और सब चीज़ रुक गई थी इसी वजह से, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा बैठ गई थी। डॉक्टर के पास जाने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो मैंने पहले नॉर्मली आसपास से दवाई ले ली थी मेडिकल से कि चलो गला थोड़ा बैठा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। एक तो बॉडी पेन हो रही थी, बुखार हो रहा था, और अभी भी प्लीज़ आप लोग नेवर माइंड करना, क्योंकि मेरी तबीयत सच में अभी भी ख़राब है। ये तो वॉइस ओवर मैं करके ले रही हूँ। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी क्योंकि हाथ पैर दर्द दे रहे थे, बॉडी पेन हो रहा था, और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी जान चल जाएगी। सच कह रही हूँ गाइस, मेरा बदन इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, चक्कर आ रही थी, बीपी से डाउन हो गया था पूरा बदन। जब बीमारी की हालत में रहे ना तो कुछ समझ में नहीं आता है। इस वजह से मेरा इतना गला बैठा है, आप लोगों को मेरी आवाज़ पहचानने में नहीं आ रही होंगी। तो यहाँ अब बारी है असद की। तो असद को मैं बोली हूँ कि तू भी कर ले, क्योंकि विक्स डालती हो, क्योंकि असद का भी कैसा है, बहुत ज़्यादा उसको भी सर्दी वर्दी हो रही थी। तो तैयबा यहाँ पे विक्स डाल रही है उसके अंदर। पहले जल्दी से भाप ले ले तू भी, इतना परेशान कर रहा था वो मुझे, सच कह रही हूँ गाइज़, बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है ये लड़का मुझे। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, पहले तो असद की बीमारी से, जो फ्रैक्चर हुआ था उस वजह से, फिर मैं खुद बीमार पड़, मेरा ऐसा है कि मैं बीमार पड़ूँ ना तो मेरी केयर करने वाला कोई घर में होता नहीं है। मुझे अपने आप को ही खुद ही मेंटेन करना पड़ता है, तबीयत का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि गाइस सबसे पहली बात तो मैं है ना, ऐसी की बीमारी की हालत में भी मुझे घर-दार सब कुछ देखना पड़ता है। यहाँ पे असद मुझे परेशान पे परेशान कर रहा है मज़ाक में। मैं बोली बेटा ज़रा क्यों सता रहा मुझे, तो मेरे से इतना मस्ती मज़ाक कर रहा है, देखिए हरकतें देखो, इसकी हरकतें ही जाती नहीं। तो यहाँ पे परेशान मुझे असद करते हुए जा रहा था। ये देखो तैयबा को भी सता रहा है। तैयबा बोली मम्मा को मत सता, सोने दे, आराम करने दे, मत सता। तो यहाँ पे भाप होने के बाद तो मेरे है ना सर में इतना दर्द दे रहा था कि तैयबा को मैं फिर भी हँसा रही थी, उसे महसूस नहीं होने दे रही थी कि मैं बीमार ज़्यादा हूँ। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा मुझे ना सर्दी में और नाक में ब्रीथिंग में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तैयबा को मैं बात बोलते हुए जा रही थी, बेटा बस अच्छे से रहना, देख मदरसे में कोई चीज़ का टेंशन मत लेना, या अभी तू थोड़े दिन में ही जाने वाली है, 4 से 5 दिन तो रह गए हैं। तो यहाँ पर मेरी बच्ची बोलती मम्मी आप चुपचाप बैठो, आप आराम करो, बस लाओ मैं लगा देती हूँ आपको बाम। ऐसे हालात में भी मेरी बच्ची हर टाइम बोलते ना, मैंने हमेशा बोला आपको गाइस कि मेरी फ़िक्र जब बोलते ना मेरे घर में तैयबा आती तो हर चीज़ का एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती है। कभी मुझे ये चीज़ महसूस नहीं हुई कि चलो मुझे काम बढ़ गया है, कुछ हुआ है। तो सर दबाने के बाद तैयबा को मैं बोली बेटा रहने दे रहने दे, तो बोलते मम्मी रहने दो, आप कोई टेंशन मत लो, मम्मी वहाँ जाने के बाद मैं सब अच्छे से रहूँगी। हमारी बातचीत चल रही थी बस इसी बारे में। तो मेरी तैयबा तू ज़्यादा टेंशन मत लेना बेटा, देख मेरी तबीयत कैसी भी हो, बस ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखना, तुझे मदरसे में मेरी याद भी आ गई ना बेटा, अगर मैं कभी ज़्यादा बीमार रह गई ना तो ये चीज़ें से ना नाराज़ मत हो जाना बेटा, क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ। आज तू घर में रहकर देख रही है कि मम्मा की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब रहती है, मम्मा कैसे हैंडल करती है अपने आप को, ये तो तू आज है तो तू देख रही है, वरना मुझे अपने आप से ही सब चीज़ करना पड़ता है बेटा। इसलिए मैं बोल रही बेटा ज़रा ज़रा चीज़ों पे नाराज़ मत हो जाना। वहाँ तुझे अगर मैं मिलने के लिए कभी नहीं आ पाती हूँ तो मुझे वही बात बोल रही थी, यानी मैं उसको समझा रही थी बेटा कुछ भी हो जाए बस तू पढ़ाई पे ध्यान दे।
तो रात के बजे हैं 11:15 और आपको तो पता है कि मेरी सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है रियान की, क्योंकि रियान कैटरिंग पे गया है। मेरा बच्चा छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ लेने लगा है, तो यहाँ पर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, आप देख सकते हो। क्योंकि मैं कितना भी हूँ, मैं आखिर एक माँ हूँ, अपने बच्चे की मुझे फ़िक्र तो होंगी। यहाँ पर मेरे पैरों में इतने मूंगे आ रहे थे कमज़ोरी की वजह से, तो मैं देख रही थी रियान आया कि नहीं आया। तो फाइनली रियान, कार्तिक और दर्शनी तीनों की जोड़ी एक साथ आ रही थी। 12 बजे तक कैटरिंग का काम पूरा हो चुका था। तो मैं कैटरिंग में कार्तिक को आवाज़ दे रही, इधर आ। कैसा रहा? क्या पूरा थकान? क्या क्या खाया तूने? मटन खाया मैंने। इसने? ये तो दूसरे ऑर्डर पे था। तू क्या खाया रे? तू मेरा वही मटन चिकन बिरयानी सब कुछ था। गर्मी में कम खा थोड़ा, पहले बता रही। देखो मैं तो क्या खाया? बेटा, इसको कल ऑर्डर हो गया, पता उसको। आवाज़ देना, ठीक है? जैसे आराम करो, नहा धो के थोड़ा बेटा सो जा, नहाएगा कौन? झोपड़ी सो जा। जैसे कैटरिंग पर इन लोग जाते हैं तो इसका खाने पीने का कोई टेंशन नहीं होता है रेहान का भी, क्योंकि वहाँ पर इन लोग खाना जो भी रहता है शादी में सब खा पी के अच्छे से आराम से आते हैं। तो छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ रेहान अभी से लेने लगा है, तो मुझे भी खुशी होती कि माशाल्लाह अभी समझने लगा है चीज़ों को कि अपने घर की परेशानी क्या है। तो मुझे पूछ रहा था, मम्मी आपकी तबीयत को क्या हो गया? मैंने ऐसी बात है। तो बोला मम्मी दवा लेके आ जाना, मैं पैसे देता हूँ आपको, अब जो भी कमाऊँगा मैं आपको देता हूँ, आप जो भी करना है कर लेना जो भी। तो रियान को मैं बोल रही हूँ कैटरिंग का जब भी आएगा तो तू चले जाना बेटा, कोई टेंशन मत लेना, तुझे नहीं करना हो तो मुझे बता देना। तो बोला नहीं मम्मी अच्छा है। तो देखते देखते कार्तिक फिर से घर पे आ गया। तो ये है रिया, कार्तिक है ये, एक्चुअली ये रियान का दोस्त है। ये देने आया था टिप, ये बोला रियान ने आज अच्छा काम करा तो उसका टिप है, ये रख लो, 100 रुपया तुम रखना, 100 रुपया मेरे को दे देना। बोले ठीक है बेटा। तो गाइज़ ये पहली टिप है मेरे बच्चे की जो उसमें कैटरिंग में गया था। तो माशाल्लाह, तो मैं कार्तिक को पूछ रही थी कैसा काम करता है ये, तो बोला अच्छे से काम है, कोई टेंशन नहीं है, हमारे साथ आएगा तो डेली अच्छे से अच्छा कमाएगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, खा पी के भी मस्त है। और लेट हो जाता है ओवर टाइम होगा तो ओवर टाइम का भी पैसा अलग से वो लोग दे देते हैं। तो यहाँ पे कार्तिक को मैं बोल रही हूँ बेटा कुछ रहेगा कैटरिंग तो तुम्हारे साथ ही इसको लेकर जाना और साथ में तुम लोग तीनों ही आना बेटा। तो बोला आंटी ऐसा रहेगा तो मैं लेके जाऊँगा, कोई टेंशन मत लो, अच्छे से रहता है और टिप भी मिल जाती है, ओवर टाइम भी हो गया, 12 के बाद हो गया तो पैसा भी मिल जाता है एक्स्ट्रा, तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ ये सब हाँ चलेगा, तो तुम्हारे साइड में अच्छा है, चल जा ठीक है। रात के बज रहे हैं 1 बजने आ रहे हैं तकरीबन। तो मैं सोची हूँ चलो, मेरे दिल में इतना दर्द है, आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं अपनी सारी बातें अपने डायरी में लिखती हूँ, क्योंकि डायरी ही मेरा जो दर्द है उसमें सारी मैं बातें अपनी एक एक चीज़ें लिखती हूँ जो मेरी ज़िंदगी के साथ हो जाती है, जो भी घटती है चीज़ें। आज मैं ये चीज़ें लिख रही हूँ कि या अल्लाह अगर मेरी तबीयत आज ऐसी है, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे कैसे सर्वाइवर करेंगे, कौन देखेगा, कौन संभालेगा उनको। माँ बाप के ऊपर मैं कुछ ज़िम्मेदारी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी बिता दी है। और मेरे एक्स हस्बैंड के पास तो मेरे बच्चे मैं कभी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि उसकी मेंटालिटी जो घटिया मेंटालिटी से वो जी रहा है अपनी पुरानी सोच से, जिसकी वजह से मेरे बच्चों की लाइफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। मैं अपने आप से ही ये पूछती हूँ कि मैं आज इस उम्र तक का अपने बच्चों को लेके चली हूँ, कुछ हो जाएगा मुझे, मैं कैसे, मेरे बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आज रेहान कैटरिंग पे लग गया है, रेहान कैटरिंग पे लगते लगते उसे, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ऐसे परेशानियों में रहे। मैं कभी अपने बच्चों को कभी कोई चीज़ बताती नहीं हूँ। यहाँ पर डायरी लिखते लिखते मेरे आँखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ अपने बच्चों को लेकर कि खुदा ना खास्ता कुछ हो गया मुझे तो कैसे सर्वाइव करेंगे, कौन देखेगा उन लोगों को, कौन संभालेगा। आज मेरी तबीयत अपने आप से ही मैं कैसे तैसे करके अपने आप को ये कर रही हूँ, स्टैंड कर रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन क्या मेरे बच्चों को कोई देखेगा। आपको यकीन मानेंगे, मेरे ज़हन में सिर्फ मेरे साहिल का ख़्याल मुझे हमेशा आता है, क्योंकि वो हर मोमेंट पर मुझे इतना केयर करते हैं, मेरी हर फ़िक्र करते हैं। आज भी वो सोचे थे कि मैं मिलने आ जाऊँ, कि तुझसे तबीयत ज़्यादा ख़राब है, दवा खाना लेके जाऊँ कि तुझे। मैंने कहा नहीं, रहने तो मैं ठीक हो जाऊँगी। आपको पता है मैं क्यों हंस रही थी,
क्योंकि एक तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा बचपन है। बचपन की काफ़ी ज़्यादा यादें ताज़ा हो जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी का बचपन मुझे कभी अच्छे से मुझे जीने नहीं मिला, क्योंकि सोच, शादी जल्दी, कम उम्र में। और ये फ़ोटो आप देखते हो, ये मेरी दादी के इधर फ़ोटो निकाले थे बचपन में। तो सारे बचपन की चीज़ें देख देख के मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल मैं तो हो रही थी। एक और फ़ोटो आपको बताऊँ, ये देखिए, जब मैं ये 16 साल की उम्र में थी ना, 15-16, तब मेरा निकाह हुआ था इस उम्र की इसमें, यानी मेरी उम्र थी ही नहीं। वैसे मैं अपने बच्ची के लिए सोचती हूँ कि मेरी बच्ची की कभी छोटी उम्र में मैं शादी नहीं कराऊंगी, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स होती है बच्चा होने के बाद, और फिर ज़िंदगी वक्त एज एड ऐसे बढ़ते बढ़ते जाती है। तब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, कभी ज़िंदगी में मैं अपनी बच्ची के साथ मैं गलत होने नहीं दूंगी। चाहे मुझे किसी के साथ लड़ना भी पड़े इस घर में तो भी चलेगा, लेकिन मेरी बच्ची की लाइफ में इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए। आज आप देख रहे हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी हालत के साथ क्या हो रहा है, मैं कैसे मेंटेन कर रही हूँ अपने आप को। उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो घाई घाई में सोचते हैं ना कि अपनी बेटी को जल्दी से विदा कर दो, पराए घर को दे दो। क्या वो समझ सकते हैं कि उनकी बेटी की लाइफ किस तरह से वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कम उम्र में शादी करके। तो नेक्स्ट डे अपने आप को हिम्मत बांधकर मैं सुबह उठकर पहले सलातुल हाजात की नमाज़ पढ़ के पहले ली हूँ, और फिर नाश्ता कर रही हूँ। सबसे पहला आज कैसा भी करके अपने आप को ठीक करना ही पड़ेगा, ये सोच सोच के पॉजिटिव सोचती हूँ मैं हमेशा। यहाँ पे मेरा कैंडो में टुकु टुकु देख रहा है मेरा बच्चा, क्योंकि मैं गाइस बीमार पड़े रहूँगी ना तो हमेशा यही सोचते रहूँगी कि मैं बीमार हूँ बीमार हूँ। तो यहाँ पर बिल्डर के सारे जो काम है ऑफिस का, जैसे कि जो डाटा दिया गया था, थोड़ा थोड़ा करके मुझे हैंडल करना ही पड़ेगा, चाहे मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो या ना हो। तकरीबन 3:30 बजे के बाद यहाँ पर आया है कार्तिक, और रियान से वो डिस्कशन कर रहा है कि अपने को कैटरिंग का कैसा काम करना पड़ेगा आगे चल के। और यहाँ पर मैंने उसको पूछा, बेटा कैटरिंग का आया क्या काम आज भी? तो इन लोग बोले आंटी आएगा। तो यहाँ पे वो फ़ोन लगा रहा था, जो कैटरिंग का ऑर्डर देता है बंदा इन लोगों को, यानी तो इन लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे रेहान की तैयारी चल रही है माशाल्लाह। मेरे बच्चे को हमेशा मैं समझाती, बेटा देख जाएगा ना शादी में, कोई भी गलत गलत कमेंट्स किसी की लड़कियों के ऊपर नहीं करना, नीचे मुंडी नीचे झुकाए काम करना बेटा, किसी भी आजकल का मामला बहुत ख़राब है लड़कियों का बेटा। तो बोल रहा था हाँ मम्मा टेंशन मत लो। मैंने देख, तू घर से अगर निकलता है ना बेटा दहलीज पार करके, तो इस घर से तेरी बहन की इज़्ज़त, तेरी माँ की और ख़ानदान की इज़्ज़त को लेकर निकलता है बेटा। किसी भी लड़की को गलत कमेंट्स कुछ भी नहीं बोलने का बेटा, अपने काम से मतलब रखने का। तो यहाँ पर ये आया है दर्शन, ये नाइट करके आया है, एक्चुअली पूरा रात है ना, ये एक दिन पूरा लगाता है कैटरिंग के लिए। बच्चा बहुत मेहनती है, ये लोग भी। कार्तिक, दर्शन और रियान, ये तीनों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो ये आया है रेहान को बुलाने के लिए कि चल जाना है। तो मैं बोली बेटा संभाल के जाना, और मैं बोली दर्शन देख बेटा साथ में बराबर आना, किसी को गलत कुछ भी नहीं बोलना बेटा, कोई भी लड़की को कोई कुछ भी बोले अपना नीचे मुंडी झुकाए रखना, बात करना नहीं किसी लड़कियों से ज़्यादा, अपने काम से मतलब रखना। तो ये लोग है बराबर टाइम पर आते हैं अपना। ये मैं घर से निकलते बच्चे को हर चीज़ समझाती हूँ कि बेटा ऐसा रहना वैसा रहना। तो कल रात में रेहान गया था, तो वहाँ से आते टाइम उसने गुलाब जामुन माशाल्लाह लेके आया है। तो ये माशाल्लाह मेरे बच्चे की बोलते ना, एक तरह से समझ लीजिए इतना होशियार हो गया, इतना समझदार मेरा बच्चा हो गया। गुलाब जामुन लेकर आया था, भर भर के लाया था डब्बे में। अस्सलाम वालेकुम। तो सुन लिया आपने मेरी आवाज़ को क्या हुआ और मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, तो ये देख सकते हो। इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। मैंने वीडियो बना के रखी थी लेकिन व्लॉग शूट बिल्कुल नहीं कर पाई, यानी वॉइस में। इसलिए आज अल्लाह का शुक्र है, जैसे तैसे करके मेरी आवाज़ इतनी तो ठीक है कि मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। और माशाल्लाह रेहान अब इतनी ज़िम्मेदारी लेने लगा है कि मुझे बोलता है मम्मी क्या क्या चीज़ चाहिए वो मुझे बताओ। तो मुझे सर्दी खांसी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि आज मैंने कल सोचा कि कल कैसा भी करके मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। और आपको ये वीडियो मैं 2 दिन की वीडियो बता रही हूँ, ये जो मैं आज वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ये 2 दिन की वीडियो है। तो माशाल्लाह रेहान इतना समझदार हो रहा है कि उसको मैंने यही बोला, बेटा देख तू जाता है ना घर से निकलता है तो बेटा सब सोच के निकलना कि तेरे ऊपर तेरी माँ की ज़िम्मेदारी है, तेरी बहन की ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला बिस्तर उठा के ले रही हूँ सुबह सुबह, वो इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि अभी घर का काम तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि तैयबा शायद, हाँ तैयबा गई थी उसके मामू के यहाँ, बराबर मुझे याद आया, तैयबा उसके मामू के यहाँ गई थी।
तो 2-4 दिन के बाद तो तैयबा मदरसे में जाने वाली है, इसलिए मैंने सोचा चलो जाने दे, कोई बात नहीं है, कम से कम बच्चों के साथ यानी मेरी भतीजी के साथ तो टाइम निकालेंगी। तो यहाँ पर घर का पूरा काम मैं निपटा रही हूँ। ये जो वीडियो है वो 3 दिन की वीडियो मैं बना के आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपने ना टाइगर को नहला रही हूँ। इतना गंदा होकर आता है, रोज़ डेली गंदा होता है। अब क्या कर सकती हूँ, क्या है, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती ना उसको ज़्यादा ये कर सकती हूँ, तो इसलिए उसको नहला के ले रही हूँ। 2-2 दिन के अंदर तो उसको नहलाना ही पड़ता है, तो मैं सोची चलो नहला ही देती हूँ मैं। तो टाइगर को नहलाने के बाद यहाँ पर मैं असद को डांट रही थी कि वॉशिंग मशीन में है ना, वो एक्चुअली पानी में डायरेक्ट हाथ डाल रहा था। तो मेरी आवाज़ सुन लीजिए आप, मैं उसको कैसा चिल्ला रही हूँ। वो नहीं चल रहा था इसलिए। नहीं, हाथ नहीं डालते। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी गाइस। यहाँ पे सुबह के बर्तन सारे वॉश करने के लिए मैं निकाल रही हूँ। असद यहाँ पे हेल्प कर रहा है, लाओ मम्मी मैं कर देता हूँ, मेरी नहीं रहने दे, बर्तन मैं धो लेती हूँ, तू एक काम कर, तू सबसे किचन विचन साफ़ करके मेरे को दे दे। तो ये बर्तन पूरे मैं वॉश करके ले रही हूँ। आपसे मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ गाइस, वो 2, 3, 4 तक का 3 दिन की वीडियो आपसे 1 दिन में मैं पूरी शेयर करके ले रही हूँ। तो फाइनली पूरा घर का काम होने के बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ। जैसे तैसे करके आप लोग सिर्फ दुआ करिए मेरे लिए, मेरी तबीयत के लिए, कि जल्दी ठीक हो जाए। और आपको दिखा देती हूँ, मैंने बनाया है आज राइस, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने बनाया है चिकन का सालन। पाव मैंने फ्राई करी हुई, ये चिकन की ग्रेवी है जो मैंने बना के रख ली थी दोपहर में। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए, दुआ करिए और प्यार दीजिए, सबसे ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। आज वॉइस कैसी भी हो मेरी, मैं जानती हूँ आप लोग प्यार देते हो, प्यार लुटाते हो मुझ पर, और मेरे लिए दुआ करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और शेयर ज़रूर करना, प्यार देना।